हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक शिक्षक का कर्तव्य जिज्ञासुओं को उन तथ्यों से परिचित कराना होता है जो निष्पक्ष होने के साथ ही साथ आवश्यक भी हों। अपने जीवन संग्राम में जीत के लिए जरूरी बुद्धि का विकास तथ्यों के विश्लेषण से ही आती है। एक शिक्षक चिंतन की प्रक्रिया को विकसित करने के लिए अपने शिष्यों को प्रेरित करता है। वह अपने विचारों को थोपता नहीं है, बल्कि विचार करने की योग्यता का विकास करता है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में हुई न्यायाधीशों की नियुक्ति के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु कॉलेजियम की व्यवस्था क्या है, तथा साथ ही महिला न्यायाधीशों से संबंधित तथ्यों पर भी विचार करेंगे। आइए वीडियो को देखते हैं, जिससे हमें प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जरूरी तथ्यों के विश्लेषण करने में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही हमें अपने सामान्य ज्ञान को बढ़ाकर एक जागरूक नागरिक बनने में भी मदद मिलेगी। धन्यवाद। भारत की सर्वोच्च न्यायालय में एक ही दिन 9 न्यायाधीशों के साथ शपथ ग्रहण करने से बना एक नया रिकॉर्ड। 9 न्यायाधीशों में शामिल हैं 3 महिला न्यायाधीश भी। यह भी एक नया रिकॉर्ड है। अब सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 4 महिला न्यायाधीश हो गई हैं, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में एक और रिकॉर्ड बन सकता है कि सितंबर 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हो सकती हैं न्यायमूर्ति वी नागरत्ना, जो 31 अगस्त को ही शपथ ग्रहण किए हैं। 31 अगस्त 2021 को 9 न्यायाधीश जस्टिस अभय श्रीनिवास ओक्का, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, जस्टिस CT रवि कुमार, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस वी नागरत्ना को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमन्ना ने शपथ दिलाई है। अब सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 33 हो गई है और अभी एक पद रिक्त है। इस तरह भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पद मुख्य न्यायाधीश सहित 34 हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई के नवंबर 2019 में सेवानिवृत्ति के 22 महीनों बाद रिक्त पदों को भरा गया है। इस तरह एक साथ 3 महिला न्यायाधीशों सहित कुल 9 न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक नियुक्तियों में देरी का कारण कॉलेजियम के एक वरिष्ठ सदस्य न्यायमूर्ति RF नरीमन के सलाह पर अन्य सदस्यों का सहमत नहीं होना बताया गया है। वह उच्च न्यायालयों के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों जस्टिस AS ओक्का और जस्टिस अकील अब्दुल हमीद कुरैशी के नामों की सिफारिश किए बिना अन्य नामों पर सहमत नहीं थे। इस वजह से आम सहमति नहीं बन रही थी। जस्टिस नरीमन के 12 अगस्त को सेवानिवृत्ति के बाद 21 अगस्त को कॉलेजियम के द्वारा सिफारिश भेजी गई, जिसे सरकार ने मंजूर कर लिया। कॉलेजियम द्वारा जस्टिस कुरैशी का नाम नहीं भेजा गया है। 19 अगस्त को जस्टिस नवीन सिन्हा की सेवानिवृत्ति के पश्चात एक पद रिक्त है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों में भी जजों की नियुक्ति में देरी पर सरकार से सवाल किया है। तो आइए समझते हैं कॉलेजियम सिस्टम के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए 5 वरिष्ठ न्यायविदों से बनी एक कमेटी, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश करते हैं, कॉलेजियम कहलाती है। अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमन्ना, न्यायमूर्ति U ललित, न्यायमूर्ति NM खानविलकर, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव हैं। कॉलेजियम सिस्टम का विकास सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर दिए गए आदेशों और निर्देशों से हुआ है। भारत के संविधान में कॉलेजियम सिस्टम का जिक्र नहीं है। न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 124A में कहा गया है कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के सलाह से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। वही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सलाह लेंगे। 1972 तक नियुक्तियों में न्यायाधीशों की वरीयता क्रम का ध्यान रखा गया, लेकिन 1973 में वरीयता क्रम को देखे बिना ही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर दी गई, जिससे पहले से बनी हुई परंपरा टूट गई और अभी तक सबसे वरिष्ठ को ही मुख्य न्यायाधीश बनाने की जो परंपरा थी वह टूटी और
यह 2 बार टूटा। तब जाकर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और प्रथम न्यायाधीश मामला 1982 में न्यायालय ने कहा कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं है, यानी राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन 1993 के द्वितीय न्यायाधीश मामला में कोर्ट ने कहा कि परामर्श का मतलब सहमति है, यानी राष्ट्रपति को न्यायाधीश की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश की सलाह को माननी पड़ेगी, लेकिन वह सलाह मुख्य न्यायाधीश अपने 2 वरिष्ठतम सदस्यों की परामर्श से देंगे। 1998 के तृतीय न्यायाधीश मामले में कोर्ट ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश अपने 4 वरिष्ठ सहयोगियों से परामर्श करेंगे। अगर 2 का भी मत पक्ष में नहीं है तो नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को परामर्श नहीं भेजी जा सकती है। वर्ष 2014 में सरकार कॉलेजियम सिस्टम की जगह लेने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन 99वें संविधान संशोधन के द्वारा कर दी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसे 4th जजेस केस कहा जाता है। अतः फिर से कॉलेजियम प्रणाली लागू हो गई। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम ही लागू है, यानी सुप्रीम कोर्ट में किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति तो करते हैं, लेकिन कॉलेजियम के द्वारा सुझाए गए नामों में से ही। हाँ, सरकार आईवी से उन नामों की जांच करा सकती है। साथ ही एक बार जो नाम नापसंद हैं उन पर विचार करने के लिए कॉलेजियम से आग्रह कर सकती है, जिसे मानना कॉलेजियम के लिए जरूरी नहीं है। कॉलेजियम फिर से उन्हीं नामों को प्रस्तावित कर सकती है। तब सरकार को कॉलेजियम की सिफारिश माननी पड़ती है। अब भी सरकार के पास एक रास्ता बचती है प्रस्ताव पर चुप्पी साध लेने का। सरकार भी कॉलेजियम को नामों का सुझाव दे सकती है, जिसे मानना कॉलेजियम के लिए जरूरी नहीं है। इस तरह देख सकते हैं कि सरकार को जो नाम पसंद नहीं हैं उन पर सरकार चुप्पी साध सकती है और नियुक्ति प्रक्रिया में देर लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना यानी गठन 28 जनवरी 1950 में हुई थी। तब मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीश होते थे। भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि आवश्यकता अनुसार न्यायाधीशों की संख्या भारतीय संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। इस प्रावधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में 6 बार न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई है। इस तरह 1956 में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 11, 1960 में 14, 1977 में 18, 1986 में 26, 2009 में 31 और 2019 में कुल 34 पदों का प्रावधान भारत की संसद द्वारा भारत की सर्वोच्च न्यायालय में किया गया है। यानी वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य 33 न्यायाधीशों का पद है, जिनमें से 33 अभी वर्तमान में कार्यरत हैं, एक पद रिक्त है। 1950 से वर्तमान तक 11 महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं, जबकि अभी तक लगभग 260 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। इस तरह महिलाओं का प्रतिशत लगभग 4% है, जबकि महिलाओं की आबादी कुल आबादी की लगभग आधी है। देश की सर्वोच्च अदालत में पहली बार एक साथ 4 महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं। जस्टिस इंदिरा बनर्जी जो पहले से कार्यरत हैं, जस्टिस वी नागरत्ना, जस्टिस हिमा कोहली तथा जस्टिस बेला त्रिवेदी 31 अगस्त को शपथ ग्रहण की हैं। इस तरह से अभी वर्तमान में 4 महिला कार्यरत हैं। अभी तक एक साथ 3 से अधिक महिला एक साथ कार्यरत नहीं रही हैं। साथ ही इन 3 महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के पहले कुल 8 महिला न्यायाधीश ही सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हो पाई थीं, जबकि उस समय तक पुरुष न्यायाधीशों की संख्या करीब 250 की थी। इस तरह कुल न्यायाधीशों का 3% ही महिला न्यायाधीश थीं। अभी 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति में 3 महिला न्यायाधीश होने की वजह से कुल 260 में कुल महिला न्यायाधीश 11 हुई। इस तरह से प्रतिशत 4% हुआ। अभी लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ में महिलाओं की भागीदारी कुल आबादी के हिसाब से काफी कम है। देश के न्यायालयों में अभी भी महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जहां करीब 4% ही महिला न्यायाधीश हैं, वहीं पर विधि आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 25 हाई कोर्टों में लगभग 80 महिला न्यायाधीश हैं, जो कि न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पद लगभग 1100 का 7% होता है। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधीनस्थ न्यायालयों में भी 30% से भी कम महिला न्यायाधीशों की संख्या थी। अभी तक स्वतंत्र भारत के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में 11 महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हो पाई है।
हम जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी, लेकिन सबसे पहली महिला जज न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी के रूप में 1989 में पहली बार कोई महिला न्यायाधीश मिली, यानी लगभग 38 वर्षों के बाद। फिर दूसरी महिला जज बनी न्यायमूर्ति सुजाता बी मनोहर, फिर न्यायमूर्ति रूमा पाल, न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, जो अभी भी कार्यरत हैं और 23 सितंबर 2022 तक अपने पद पर बनी रहेंगी। वहीं पर एक साथ 3 महिला न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति उल्लेखनीय बात हो जाती है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली, न्यायमूर्ति वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी अभी 31 अगस्त को शपथ ग्रहण की हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो देश को आज से 6 साल बाद पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिल जाने की संभावना है। वह होंगी वी नागरत्ना, जो सितंबर 2027 में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले सकती हैं। जाहिर है कि NV रमन्ना देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाई हैं और 2027 में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में वी नागरत्ना होंगी। देश को पहली महिला न्यायाधीश 1959 में केरल हाई कोर्ट को मिली थी। 1 अगस्त 2021 में विधि मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना हाई कोर्ट में ही एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश थी, जो कि न्यायमूर्ति हिमा कोहली थी। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मात्र 10% ही महिला वकील थीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 2.9%। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यताएं: वह भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश हों, उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में कुल मिलाकर 10 वर्षों तक वकालत किए हों, या राष्ट्रपति के मत में सम्मानित न्यायविद हों। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कोई न्यूनतम उम्र निर्धारित नहीं है। न्यायाधीश का कार्यकाल भी निर्धारित नहीं है, लेकिन अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक ही कोई न्यायाधीश पद पर बने रहेंगे। उच्च न्यायालय में वह अधिकतम 62 वर्ष की उम्र तक न्यायाधीश बने रह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जस्टिस हिमा कोहली सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होने के पहले तेलंगाना हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश थीं, जो 1 सितंबर 2021 को सेवानिवृत्त हो जाती, क्योंकि उनकी उम्र 62 वर्ष पूरी हो जाती, जो हाई कोर्ट जज के लिए अधिकतम उम्र है। 31 अगस्त 2021 को वह उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। अब वह अगले 3 वर्षों तक अपने पद पर बनी रह सकती हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की अधिकतम उम्र 65 वर्ष तक होती है। इस बीच में उन्हें पद से हटाया नहीं जा सकता है और इस बीच ना ही उनके वेतन भत्तों को कम किया जा सकता है। न्यायालय की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि न्यायाधीश किसी भी तरह के दबाव में आए बिना निष्पक्ष न्याय कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों का पद रिक्त हो सकता है। कैसे? सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र पूरा हो जाने पर, खुद से इस्तीफा दे देने पर, या महाभियोग की प्रक्रिया से संसद द्वारा, जो अभी तक किसी के खिलाफ पूरी नहीं हुई है। अभी हम देख चुके हैं कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश रह चुके लोग सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाए जाते हैं, जिनकी न्यायाधीश रहते हुए 5 वर्ष का समय बीत चुका हो उन्हें, और साथ ही वकील से भी सीधे जज नियुक्त किए जाते हैं जो 10 वर्षों तक वकालत कर चुके हों। वकील से सीधे जज नियुक्त होने वालों में जस्टिस PS नरसिम्हा अभी 9वें वकील हैं जो सीधे ही जज बने हैं। सबसे पहले जस्टिस सीकरी थे, जो वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज बने थे और आगे चल करके चीफ जस्टिस भी बने। दूसरे थे जस्टिस यू ललित, जो वकील से सीधे जज बने, और वर्तमान CJI जस्टिस रमन्ना के बाद CJI भी बनेंगे। जस्टिस नरसिम्हा भी जस्टिस नागरत्ना के बाद चीफ जस्टिस बनेंगे। वह एक ऐसे तीसरे व्यक्ति होंगे जो वकील से सीधे जज और फिर CJI बनेंगे। वहीं पर जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता चीफ जस्टिस रह चुके हैं, यानी पिता और पुत्र दोनों CJI नियुक्त होने वालों में पहला जस्टिस चंद्रचूड़ होंगे, जो जस्टिस यू ललित के बाद CJI बनेंगे।
पहली महिला सीजेआई बनेंगी जस्टिस नागरत्ना, जिनके पिता भी सीजेआई रह चुके हैं। वह दूसरी होंगी जिनके पिता सीजेआई रह चुके हैं। हालांकि जस्टिस नागरत्ना का कार्यकाल मात्र 36 दिनों का ही होगा, जो दूसरा सबसे छोटा कार्यकाल होगा। वहीं पर सबसे पहली महिला वकील जो सीधे ही सुप्रीम कोर्ट का जज बनी, वह थी जस्टिस इंदु मल्होत्रा। इस तरह जस्टिस चंद्रचूड़ के सीजेआई बनने के बाद ऐसा रिकॉर्ड होगा जिसमें पिता भी सीजेआई कभी थे और पुत्र भी सीजेआई बन जाएंगे। वहीं पर जस्टिस नागरत्ना जब सीजेआई बनेंगी तो वह दूसरा ऐसा सीजेआई होंगी जिनके पिता भी पहले सीजेआई रह चुके हैं, यानी पहली महिला के रूप में होंगी सीजेआई जिनके पिता सीजेआई रह चुके हैं। आशा है कि आप लोग इन तथ्यों को समझे होंगे। धन्यवाद।